गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, एम्पुटेशन। तो आज हम एम्पुटेशन के बारे में बात करेंगे। एम्पुटेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि एम्पुटेर है। उसका मतलब होता है टू कट अवे। तो एम्पुटेशन जो है इसका मतलब होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से मतलब सर्जिकल रिमूव कर दिया जाए बॉडी पार्ट को, तो इसे हम एम्पुटेशन बोलते हैं। एम्पुटेशन जो है ये मोस्टली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में कॉमन हमें देखने को मिलता है। अगर हम अपर और लोअर लिम्ब में देखें तो सबसे ज़्यादा लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन होता है। अगर मेल फीमेल की बात करें तो मेल में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, फीमेल में कम देखने को मिलता है। साथ ही ये ओल्ड एज में के जो पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एम्पुटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि एम्पुटेशन सर्जरी कब से स्टार्ट हुई, तो एम्पुटेशन सर्जरी जो है 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई। जो एम्पुटेशन है ये एक फ्रेंच सर्जन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था एम्पुटेशन सर्जरी के बारे में। उनका नाम है एम्ब्राज पेयर, तो इसीलिए हम फादर ऑफ एम्पुटेशन बोलते हैं एम्ब्राज पेयर को। तो ये हमारा एम्पुटेशन होता है। अब एम्पुटेशन से रिलेटेड एक टर्म और है डिसआर्टिकुलेशन। तो डिसआर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि जब हम उस बॉडी पार्ट को, मान लीजिए जैसे हमारा एल्बो जॉइंट, अगर एल्बो जॉइंट से हम नीचे के फोर आर्म को हटा दे रहे हैं तो इसे हम डिसआर्टिकुलेशन ऑफ एल्बो बोलेंगे। पर अगर हम बिलो एल्बो मीन्स एल्बो से नीचे और रेडियस को, बोन को कट करे, अल्ला को कट करके अगर हटाए तो इसे एम्पुटेशन बोलेंगे। तो यही चीज होता है एम्पुटेशन और डिसआर्टिकुलेशन में डिफरेंस होता है। डिसआर्टिकुलेशन में जॉइंट सर्फेस से हटाते हैं, एम्पुटेशन में हम कहीं से भी हटा कर सकते हैं एक लेबल डिसाइड करके। तो ये हमारा एम्पुटेशन और डिसआर्टिकुलेशन होता है। अब अगर हम बात करें कि एम्पुटेशन और एम्पुटेशन के मतलब क्या क्या काजेज हो सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, कब कब एम्पुटेशन हम करवाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कागज जो है वो है आरटीए मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको क्रश इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि पेशेंट की लाइफ को हमें सेव करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो पार्ट को जो है कट करके और जो है पेशेंट की लाइफ को सेव कर लेंगे। तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी को डायबिटिक फुट है तो या गैंग्रीन फॉर्मेशन हो गया है तो उस कंडीशन में करते हैं। साथ ही साथ किसी को मलिग्नेंसी वगैरह है तो उस कंडीशन में भी हम एम्पुटेशन करते हैं। साथ ही साथ किसी को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो गई है, बहुत सीवियर कंडीशन है, मीन्स पेशेंट को अब क्या है कि अगर हम एम्पुटेशन नहीं किए तो उसके जो है उसकी जान जा सकती है, तो लाइफ को सेव करना है, इस वजह से एम्पुटेशन हम कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को कंजेनाइटल कोई डिफॉर्मिटीज या एनामलीज है तो उस कंडीशन में करते हैं, जैसे फोकोमेलिया, एमेलिया, तो उस कंडीशन में क्या है प्रोस्थेटिक की फिटिंग हमें करना जरूरी होता है, इस वजह से हम करते हैं। तो ये सारे हमारे इंडिकेशंस होते हैं, काजेज होते हैं एम्पुटेशन के। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के एम्पुटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम टू टाइप्स के एम्पुटेशन करते हैं। टू टाइप्स के एम्पुटेशन होते हैं। पहला हमारा होता है प्रोविजनल एम्पुटेशन, दूसरा होता है डेफिनेट एम्पुटेशन। जो प्रोविजनल एम्पुटेशन होता है इसे ओपन एम्पुटेशन के नाम से भी जानते हैं या गिलोटाइन एम्पुटेशन के नाम से भी जानते हैं। जो डेफिनेट एम्पुटेशन होता है उसे क्लोज एम्पुटेशन के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा ओपन एम्पुटेशन होता है या प्रोविजनल एम्पुटेशन होता है, इसमें क्या होता है कि ये प्री प्लान्ड नहीं होता है। इसमें हम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, अब हमारे पास पेशेंट आया तो हम प्लान थोड़ी ना करेंगे एम्पुटेशन के लिए कि मतलब हम उसको 4 दिन 5 दिन बाद एम्पुटेशन करना है, नहीं, क्योंकि पेशेंट को हमें जान बचानी है। अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है तो तुरंत हमें एम्पुटेशन करना होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसे हम ओपन एम्पुटेशन बोलते हैं या गिलोटाइन एम्पुटेशन बोलते हैं या प्रोविजनल एम्पुटेशन बोलते हैं। इसमें हमें सडनली करना होता है और इसमें हम वो स्टेम का लेवल वगैरह ध्यान में हम उतना नहीं रखते, जहां से पेशेंट को दिक्कत वहीं से कट करके हटा देते हैं, क्योंकि पेशेंट की लाइफ बचाना ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारा प्रोविजनल एम्पुटेशन या ओपन एम्पुटेशन होता है। दूसरा हमारा क्लोज एम्पुटेशन या डेफिनेट एम्पुटेशन या प्लान्ड एम्पुटेशन इसे बोलते हैं। तो ये प्री प्लान्ड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि कब हमें एम्पुटेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को डायबिटिक फुट हो गया, तो डायबिटिक फुट कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के जो पैर है, लेग है, उसमें दिक्कत आ जाती है। वो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें गैंग्रीन बनने लगते हैं और ब्लड सप्लाई पहले से ही कम हो चुकी होती है, तो उसको अगर हम नहीं हटाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, ये जो भी टाइमिंग हम एक टाइम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम एम्पुटेशन करते हैं। तो उसके वो एम्पुटेशन क्या हमारा डिसाइडेड है, मतलब प्लान्ड एम्पुटेशन है, तो उसे हम क्लोज एम्पुटेशन के नाम से ही जानते हैं। तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन। अब अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ एम्पुटेशन, हम एम्पुटेशन अगर किसी पेशेंट का कर रहे हैं तो उसके लिए कोई लेवल होता है, कि ऐसे थोड़ी ना है कि हम कहीं से काट देंगे बॉडी पार्ट को। तो वो लेवल क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक एम्पुटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं 4 क्वार्टर एम्पुटेशन। 4 क्वार्टर में जो हमारी क्लेविकल स्कैपुला है, यहाँ से हम बॉडी मतलब अपर लिम्ब का एक पार्ट जो है यहाँ से अगर हम हटा दें तो इसे हम 4 क्वार्टर एम्पुटेशन बोलते हैं।
अगर हम शोल्डर जॉइंट से हटाते हैं तो इसे शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन बोलेंगे। जैसा कि हमने बताया था ना कि जॉइंट से अगर हटाएंगे तो डिसआर्टिकुलेशन, और अगर कहीं से कट कर रहे हैं तो एम्पुटेशन। तो सबसे पहले फोर क्वार्टर एम्पुटेशन, देन शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन। अगर हमें अबव एल्बो करना पड़ रहा है तो ट्रांसह्यूमरल एम्पुटेशन। अगर हमें एल्बो से करना पड़ रहा है तो एल्बो डिसआर्टिकुलेशन। अगर बिलो एल्बो करना पड़ रहा है तो ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन। और अगर हमें रिस्ट से करना पड़ रहा है तो रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन। और अगर हमें कार्पल बोन का करना पड़ रहा है बिलो रिस्ट तो ट्रांस कार्पल एम्पुटेशन कहते हैं। ऐसे ये अपर लिम्ब का है। तो ये हमारे अपर लिम्ब के एम्पुटेशन हो गए, जैसा कि फोर क्वार्टर एम्पुटेशन, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, ट्रांसह्यूमरल एम्पुटेशन, एल्बो डिसआर्टिकुलेशन, ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन, ट्रांस कार्पल एम्पुटेशन। तो ये सारे हमारे अपर लिम्ब के कुछ लेवल्स होते हैं जहां से हम एम्पुटेशन करते हैं। अब हम बात करें अगर कि हिप मतलब लोअर लिम्ब का, कि लोअर लिम्ब का क्या क्या लेवल होता है, उसमें कहाँ कहाँ एम्पुटेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम पेल्विक रीजन से पूरा लोअर लिम्ब हटा रहे हैं तो इसे ट्रांस पेल्विक एम्पुटेशन के नाम से भी जानते हैं, या इसे हाइंड क्वार्टर एम्पुटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पेल्विक रीजन से हम पूरे लोअर लिम्ब को हटा देते हैं। अब अगर हम हिप से हटाएं लोअर लिम्ब को तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिप से अगर हटाएंगे तो इसे बोलते हैं हिप डिसआर्टिकुलेशन। अगर हम अबव नी से कट करके हटा रहे हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांस फ्यूमोरल एम्पुटेशन, क्योंकि फीमर बोन होती है ना, तो यहाँ से। देन फिर अगर हम नी से हटाते हैं तो नी डिसआर्टिकुलेशन, और अगर बिलो नी से हटाते हैं तो ट्रांस टिबियल एम्पुटेशन कहते हैं। और अगर एंकल से हटाते हैं तो इसे एंकल डिसआर्टिकुलेशन बोलेंगे। और अगर हम अबव एंकल से करते हैं, मीन्स जो हमारे टिबिया और फिबुला होते हैं यहाँ से, तो इसे हम बोलते हैं सिम एम्पुटेशन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे और भी हैं। तो एक मोस्ट कॉमन जो हमारे बॉडी पार्ट में होता है लेवल, वो होता है कि एम्पुटेशन हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एम्पुटेशन के होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं पेशेंट में, क्योंकि एम्पुटेशन एक टाइप की सर्जरी है तो जितने सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो तो आएंगे ही आएंगे। कुछ एम्पुटेशन के स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पेशेंट में क्या होगा कि जब और जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या होता है जब सर्जरी हो जाती है, तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ट्रांस रेडियल एम्पुटेशन कर दिया, तो यहाँ से कट करके हटा दिए, तो जो अपर ये रेजिडुअल लिम्ब होता है इसे स्टंप बोलते हैं। तो स्टंप या रेजिडुअल लिम्ब जो होता है, तो इसकी क्या, इसकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, एडिमा फॉर्मेशन हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है। साथ ही साथ जो इसके एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है जो एम्पुटेशन में ही देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन या फैंटम लिम्ब सेंसेशन। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि उसका लिम्ब है, प्रेजेंट है, पर एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि एम्पुटेट करके हटा दिया जाता है। और जिस पर्सन का एम्पुटेशन किया जाता है उसे एम्पुटी बोलते हैं उस पर्सन को। तो जो एम्पुटी होता है, मीन्स जिसका एम्पुटेशन हो चुका होता है, तो उसके यही फील होता है कि उसका वो लिम्ब प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। और अगर उसी को सोच के अगर वो चलने की कोशिश करता है, मान लीजिए लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन हुआ है, कोई अपर लिम्ब का वो सामान उठाने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठा पाता, नहीं चल पाता, तो ये है। और उसको वहाँ पर पेन भी फील होता रहता है, तो फैंटम लिम्ब सेंसेशन या फैंटम लिम्ब पेन होता है। तो ये इसके हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। साथ ही साथ डिफॉर्मिटीज वगैरह डेवलप हो सकती हैं। और क्या होता है कि जो हम अभी बताएंगे जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, तो अगर फ्लैप वगैरह है तो उसमें क्या होता है, नेक्रोसिस वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसा कि आपको पता है एम्पुटेशन, तो एम्पुटेशन में हम कौन कौन से सर्जिकल प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम टार्निक्वेट अप्लाई करते हैं सर्जरी शुरू करने से पहले। तो टार्निक्वेट अप्लाई करते हैं, तो टार्निक्वेट का क्या फंक्शन होता है कि ब्लड को कम जाने दें, क्योंकि सर्जरी हो रही है तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन ये हम ध्यान रखते हैं अगर कोई पेशेंट को इस्चेमिक कंडीशन है, इस्चीमिया वगैरह है, तो उसमें हम नहीं अप्लाई करते, मना करते हैं। तो ये टार्निक्वेट है। साथ ही साथ हम लेवल ऑफ एम्पुटेशन को डिसाइड करते हैं। लेवल ऑफ एम्पुटेशन का मतलब जैसा कि अभी हमने आपको सारे पार्ट के बता दिए, तो इसमें क्या होता है, एक लेवल डिसाइड करते हैं और उसके नीचे तो बोन को जहाँ से कट करेंगे उसे 2 to 3 इंच बिलो हिप मसल और स्किन को हम कट करते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में सूचरिंग करने में हमें आसानी रहे और जो हमारा एम्पुटी स्टंप है उसको कवर करने में आसानी रहे। तो हम लेवल ऑफ एम्पुटेशन का भी ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जो है हमारा जो स्टंप है उसको उसकी जो हाइजीन है, मतलब स्टंप जो कट किए हैं उसकी हाइजीन का ध्यान रखते हैं।
और साथ ही साथ जब हम एम्पुटेशन करेंगे तो उसमें क्या, सबसे पहले हम स्किन को कट करेंगे, स्किन के बाद जो हमारी मसल्स आएंगी, जो हमारी नर्व्स आती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं, तो उसको पहले पुल करते हैं फिर कट करते हैं, वो तो ये चीज़ होता है। और साथ ही साथ उसके बाद में हम बोन को कट करते हैं। तो ये सारे हमारे सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। अब इसमें हम 3 टाइप की सर्जरी यूज करते हैं हम एम्पुटेशन में। पहली सर्जरी जो होती है उसे बोलते हैं मायोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, हम मसल को कट करके और मसल को कट करने के बाद जो है बोन मतलब इंसर्ट कर देते हैं, बोन को, बोन में ही, सॉरी मसल्स में ही सूचरिंग लगा देते हैं, तो ये हमारी मायोप्लास्टी हो जाती है। जो हमारी मायोडेसिस होती है, इसमें क्या करते हैं, बोन को हमने मसल को कट किया, बोन को कट किया, लेकिन बोन में क्या है, ड्रिल करके और मसल को इंसर्ट करवा दिया, क्योंकि मसल का ओरिजिन तो कहीं से हो रहा है। मान लीजिए क्या है कि हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, मान लीजिए हमारा क्या हुआ कि अबव नी एम्पुटेशन हो गया। अबव नी जब एम्पुटेशन होगा तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब एम्पुटेशन हो गया, यहाँ से तो हमने हटा दिया पार्ट, पर जो हमारी ऊपर की जितनी मसल है, क्वाड्स है, हैम्स है, तो इसका इंसर्शन तो कहीं होना चाहिए ना, ओरिजिन तो हो गया पर इंसर्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बोन में होल करके और उसमें हम जो है क्या करते हैं, मसल को इंसर्ट करवा देते हैं। तो मसल की इंसर्शन के लिए जो है हम क्या करते हैं, मायोडेसिस यूज करते हैं। फिर एक आता है ऑस्टियोमायोडेसिस। इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी मसल का तो इंसर्शन करवाते ही करवाते हैं, साथ ही साथ जो हमारी पेरियास्टियम होती है उसमें भी छोटे छोटे होल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन की आगे ग्रोथ हो सके थोड़ी बहुत। तो ये हमारे 3 टाइप की सर्जरी होती है। पहला है मायोप्लास्टी, दूसरा है मायोडेसिस, तीसरा है ऑस्टियोमायोडेसिस। तो ये 3 टाइप की सर्जरी हो गई, इसी की हेल्प से हम जो है एम्पुटेशन करते हैं। तो ये हमारा रहा एम्पुटेशन की सर्जरी। अब हम बात करें कि उसमें ये तो इतना सारा कुछ हमने देख लिया कि एक टाइप की सर्जरी है, क्या क्या इंडिकेशन है, टाइप्स क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। पर मेन आता है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, कि इसमें हम फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, फिजियोथेरेपी कैसे इसमें कारीगर है, या कैसे क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है प्री ऑपरेटिव स्टेज में, अगर नीड है तो। क्यों, क्योंकि पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उसका मतलब वो सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ हम आपसे होता है कि अगर उसका प्रोविजनल एम्पुटेशन हो रहा है, ठीक है, या ओपन एम्पुटेशन हो रहा है, सडनली अगर अचानक से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर क्लोज एम्पुटेशन या डेफिनेट एम्पुटेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जरूर ध्यान देते हैं। तो उसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, पहले असेसमेंट करेगा, पेशेंट को असेस करेगा कि उसके वाइटल सारे नॉर्मल है या नहीं है, उसमें मसल्स की वीकनेस तो नहीं है, स्ट्रेंथ है मसल में कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को पहले फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, असेस करता है। उसके बाद में पेशेंट को एजुकेट करता है, पेशेंट को एजुकेट करता है, उसको ब्रीदिंग कैसे लेना है, ब्रीदिंग नॉर्मल कैसे रखना है, और सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी उसको, उसकी मसल की स्ट्रेंथ अगर कम है तो उसको गेन करवाने में भी हेल्प करता है, और पेशेंट को रीएश्योर करता है कि आप परेशान मत होइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप जितनी भी दिक्कतें थी आपकी ये नॉर्मल हो गई है, अब आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना है। इस तरह से मतलब जो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है वो सारे रोल वो निभाता है। देन बात करें अगर कि पोस्ट मतलब ऑपरेशन हो गया, मीन्स एम्पुटेशन हो गया, अब अगर पेशेंट एम्पुटेशन के बाद आएगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उसका क्या रोल होगा। तो जस्ट एम्पुटेशन के बाद अर्ली, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, पर ऑपरेशन के बाद तुरंत अगर पेशेंट आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है कि जब जहाँ पर भी एम्पुटेशन होगा, जहाँ पर भी सर्जरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो पार्ट कम से कम मूव करता है। जब कम से कम मूव करेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर वगैरह, डिफॉर्मिटी वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करना फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम होता है कि उसको प्रिवेंट करना। साथ ही साथ क्या होता है कि स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ और जॉइंट की मोबिलिटी को बनाए रखना अच्छे से, ये। और तीसरा क्या होता है कि जो स्टंप हमारा है उसकी हाइजीन को मेंटेन करना, स्टंप को अच्छे से मेंटेन करके रखना। अब ये तो हमारा है कि जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आया तो पेशेंट के साथ क्या करेंगे। साथ ही साथ अगर पेशेंट हमारे पास आता है मोबिलिटी स्टेज में, कि जब पेशेंट का मतलब क्या हुआ, स्टंप मतलब ऑपरेशन हो गया, उसके बाद क्या है कि 1-2 वीक हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, मोबिलिटी स्टेज में पेशेंट के मसल्स की स्ट्रेंथ को गेन करेंगे। साथ ही साथ जो है क्या होगा कि जो ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट का जो विश्वास है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देंगे, उसकी जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो ये सारे चीज़ें हम करेंगे। साथ ही साथ पेशेंट को बैलेंस बनाने के लिए बताएंगे, गेट ट्रेनिंग देंगे, पॉस्चर वगैरह देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं अगर मोबिलिटी स्टेज में आता है तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं।